प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ा था उदय शंकर भट्ट की एकांकी बीमार का इलाज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर की जो एक एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है, जो हुणों के मध्य जो युद्ध हुआ, हुणों का युद्ध हुआ, उसको माध्यम बनाकर ये एकांकी लिखी गई और ये उज्जैनी से संबंधित ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें विभिन्न पात्र हैं। एकांकी में पात्र होते हैं, एकांकी और नाटक में पात्र हैं। एक पात्र का नाम है जो मूल पात्र है, जिनका नाम है शेखर। एक पात्र है जिसका नाम है छाया। एक पात्र है जिसका नाम है माधव। और ये एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है जो 5वीं सदी में स्कंदगुप्त और हुणों के आक्रमण को माध्यम बनाकर लिखी गई। ये 5वीं सदी में स्कंदगुप्त और हुणों के मध्य जो आक्रमण हुआ, उसको माध्यम बनाकर ये एकांकी लिखी गई। इसमें एक तो जो प्रेम, परस्पर प्रेम है और एक राष्ट्र प्रेम, दोनों को माध्यम बनाकर ये एकांकी लिखी गई। शेखर है वो एक प्रेमी है और छाया उसकी प्रेमिका है। और माधव है, इन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए हुणों से युद्ध किया या हुणों के आक्रमण का मुकाबला किया। तो एक पात्र है जो प्रेमी है और दूसरा राष्ट्र प्रेमी है, दोनों को माध्यम बनाकर ये एकांकी लिखी गई। जगदीश चंद्र माथुर की एक महत्वपूर्ण एकांकी जो इतिहास को माध्यम करता, ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखी गई एकांकी है। तो हम पहले जो जगदीश चंद्र माथुर है उसका जो जीवन है, उन्होंने कौन कौन सी एकांकियां लिखी है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर, श्री माथुर का नाम हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करती है। अर्थात जो नाटक और एकांकी उसको श्रेष्ठता या परिपक्वता प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है या इनका अविस्मरणीय योगदान है। वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने ICS अधिकारी होते हुए भी, एक जो ICS अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई और हमेशा उनके प्रति जो कभी भी स्नेह, नाटक और हिंदी के प्रति जो स्नेह है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी नाटक और एकांकी और साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने निम्न 5 एकांकियां लिखी है, जिनमें है पहला राजा, कुंवर सिंह, सादिया, दशरथ नंदन। ये 5 एकांकियां हैं। इन 5 नाटकों की रचना की इनमें कोणार्क की ख्याति स्थायी है, अर्थात विशेष प्रसिद्ध है। जो कोणार्क इनका है नाटक वो विशेष प्रसिद्ध है। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध
एकांकी संग्रह है। ये एकांकी संग्रह, एकांकी एक एकांकी होती है, एक संग्रह होती है। संग्रह जिसमें अनेक एकांकियां होती हैं, और एक एकांकी होती है जो केवल एकांकी होती है। संग्रह होता है जिसमें अनेक एकांकियों का वहन किए होते हैं। बोर का तारा तथा और मेरे सपने में कुल 10 एकांकी संकलित है। बोर का तारा और तो मेरे सपने में कितनी एकांकियां संकलित है? 10 एकांकियां संकलित है, जिन्होंने श्री मातृ को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व का अर्थात इससे पहले कभी भी नहीं, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त हुई या प्रसिद्धि प्रदान की है। पहला एकांकी मेरी बांसुरी, इनकी पहला एकांकी है जो मेरी बांसुरी 1936 में इलाहाबाद म्योर नामक जो होटल है उसमें उसका मंचन किया गया। म्योर नामक होटल में इसका मंचन, हॉस्टल है या होटल? हाँ, म्योर नामक होटल है, उसमें इनका मंचन किया गया है या अभिनीत की गई है। तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका ने इसका प्रकाशन किया, और उसके बाद में जो सरस्वती पत्रिका थी 1903 में थी, पर बाद में अलग अलग उसके जो संपादक बनते रहे, तो बाद में इसका सरस्वती पत्रिका में भी इसका प्रकाशन किया गया। इन्होंने अपने एकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के बीच से किया, अर्थात इनकी जो कथा वस्तु है वो इतिहास से संबंधित है, और इतिहास को माध्यम बनाकर जो जीवन की समस्या है उसको माध्यम बनाकर एकांकियां लिखी गई है। पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट है, अर्थात पात्रों का जो व्यक्तित्व है वो स्वतंत्र है, और उनकी जो चरित्र की जो विशेषता है वो भी स्पष्ट की गई है, वो भी स्पष्ट की गई है। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग्य, अभिनयशीलता और यथार्थवाद आपके एकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे जो भोर का तारा एकांकी है वो एकांकी क्या है, किस प्रकार की एकांकी है, तो हम उसका थोड़ा विस्तृत जो एकांकी परिचय है वो पढ़ लेते हैं। बोर का तारा, बोर का तारा मातृ साहब का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एकांकी है, अर्थात जगदीश चंद्र मातृ की एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एकांकी है। इसमें कला और देश प्रेम का संघर्ष यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किया गया। कला और देश प्रेम का जो संघर्ष होता है उसको यथार्थ के धरातल है उस पर प्रस्तुत किया गया है। कला की साधना द्वारा मानव का राष्ट्रीय प्रेम का विकास इसका उद्देश्य है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी अर्थात स्कंदगुप्त का जो शासन था और उसकी जो राजधानी उज्जैनी थी, कौन सी थी? उज्जैनी। और 5वीं शताब्दी में भारत पर हुणों के आक्रमण की वजह से संकटग्रस्त हो गई, अर्थात उस पर संकट आ गया। उज्जैनी पे हुणों के कारण संकट आ गया, क्योंकि हुण एक शत्रु थे और उन्होंने उज्जैनी पे आक्रमण किया, उसके कारण उज्जैनी पे संकट आ गया। वहां का कवि शेखर, अर्थात उज्जैनी का एक कवि था, उसका नाम था शेखर। शेखर जीवन में सौंदर्य का उपासक था, अर्थात सुंदरता, अर्थात जो प्रेम का उपासक था, अर्थात प्रेमिका के प्रति उनका विशेष लगाव था, तो सौंदर्य का उपासक था। और उसका मित्र माधव गुप्त देश की रक्षा के लिए, गुप्त अर्थात स्कंदगुप्त का जो देश है उसकी रक्षा के लिए कर्तव्य पालन को प्रमुख स्थान प्रदान करता था। एक तो है जो प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान देता था, और एक अपने जो राष्ट्र हित में अपने को समर्पित करने या राष्ट्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अपने को महत्वपूर्ण समर्पित करता था या महत्वपूर्ण स्थान देता था। इन्हीं दोनों भावों का द्वंद्व इस एकांकी का प्राण है, अर्थात इस प्राण एकांकी के लिए महत्वपूर्ण। एक है जो प्रेमिका के प्रति समर्पित रहता है, एक दूसरा है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। इन्हीं दोनों के द्वंद्व के माध्यम से इस एकांकी का निर्माण किया गया है। यदि शेखर अपनी प्रेयसी का अर्थ प्रेमिका छाया के सौंदर्य पर मुग्ध है, मुग्ध का अर्थ प्रसन्न आनंदित, तो माधव हुणों के आक्रमण के कारण पंचनद की दुर्दशा से त्रस्त का दुखी। जो पंचनद स्थान है उज्जैन का और उस पे जो आक्रमण हो रहा है उससे दुखी है। एक तो अपनी प्रेमिका को देखकर खुश है और दूसरा अपने क्षेत्र में आक्रमण होते हुए देखकर दुखी है। वे छाया और शेखर से याचना करता है, भीख मांगता है, और क्या याचना करता है? सारा पंचनद आज हुणों के भय से कांप रहा है, एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त, भारत तो आर्यावर्त कहा जाता है, आर्यावर्त पीड़ितों
की हाहाकार अर्थात जो दुख की जो गूंज है अर्थात जो चिल्लाने चीखने की आवाज है से गूंजने लगेगा। शेखर छाया मैं तुमसे मांगता हूँ, अर्थात ये जो माधव कहता है शेखर हे छाया मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। अर्थात मैं तुमसे एक भीख मांगने आया हूँ कि तुम सम्राट स्कंदगुप्त की सहायता करो, साम्राज्य की सहायता करो और देश की संकट के समय मदद करो। ये कौन कह रहा है? माधव। कौन कह रहा है? माधव। किससे कह रहा है? शेखर और छाया से। यहाँ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री माथुर जी अंग्रेजी साहित्य में एमए थे, अंग्रेजी साहित्य से एमए थे तथा जब वे ऑल इंडिया रेडियो में सर्वोच्च पद पर आसीन थे तब उन्होंने संगीत और नाट्य कला को अभूतपूर्व योगदान दिया या अभूतपूर्व श्रेय दिया या उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को पाश्चात्य नाट्य कला और लोक नाट्य के संयोग से अनेक श्रेष्ठ और अमूल्य नाटक और एकांकी प्रदान किए। इनके एकांकियों का शिल्प बहुत सशक्त और प्रभावशाली है। इनकी जो एकांकियों का जो शिल्प है, कला है, कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एकांकीकार ने अनेक स्थानों पर संकेतों का सारा लेकर अपने तीखे व्यंग्य द्वारा स्थिति और चरित्रों का सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्रण किया। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी बारीकी से उसका चित्रण किया है। जो एकांकी है राष्ट्र प्रेम को आधार बनाकर लिखी गई एक ऐतिहासिक एकांकी है। अर्थात जो शेखर होता है, जो छाया के लिए पुस्तक लिखता है और जब ऐसा उनको राष्ट्र प्रेम का या राष्ट्र का मौका आता, राष्ट्र के लिए समर्पित होने का मौका आता, तो उन्होंने जो जीवन की कमाई है पूरे जीवन पर जो पुस्तक लिखी है छाया के लिए, तब उनको पता चलता है कि राष्ट्र संकट में है। अगर मान लो कि राष्ट्र नहीं रहेगा तो पुस्तक का क्या महत्व है, तो उन्होंने उसी समय वो पुस्तक को अग्नि के हवाले कर देता है और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हो जाता है। तो यही माध्यम बनाकर इस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है यही है। तो हम एकांकी का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भोर का तारा। कौन सी है? भोर का तारा। ये संग्रह है सर या एकांकी है? ये एकांकी है। तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। मुख्य पात्र कौन से हैं? शेखर उज्जैनी का कवि है। दूसरा है माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है, अर्थात शेखर का मित्र और राज्य कर्मचारी है, उज्जैनी का एक कर्मचारी है। छाया शेखर की प्रेयसी, बाद में पत्नी बन जाती है। पहले प्रेयसी प्रेमिका होती है और बाद में क्या बन जाती है? पत्नी बन जाती है। और समय है सन 455 ईस्वी के आसपास की बात। 455 के आसपास की बात है। ये कब की बात है? 455 के आसपास की। पहला जो दृश्य है वो स्थान है गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में एक साधारण कवि का गृह, अर्थात इसका मंचन हो रहा था। उज्जैनी के नाम एक स्थान है जो एक साधारण कक्ष है और वो है कवि का गृह, कवि का घर। वहां से इसका मंचन दिखाया जा रहा है। ये उस समय की नहीं है, तो एक पात्रों को माध्यम बनाकर लिखी गई, ये नहीं कि 455 में लिखी गई नहीं। उनके बारे में बताइए। ये तो उनके बारे में उस इतिहास के तथ्यों को उठाकर प्रस्तुत की गई है। कवि शेखर का गृह सब वस्तुएं अस्त व्यस्त है, इधर उधर पड़ी हुई है। बाईं ओर एक तख्त पर मेली फटी हुई चादर बिछी हुई है, अर्थात बाईं ओर एक तख्त लगा और उस पर एक मेली जो फटी हुई चादर बिछी हुई है। उस पर एक चौकी भी रखी हुई है। चौकी यानी बाजू छोटा बाजू होता वो भी रखी हुई है। और लेखनी इत्यादि भी, लेखनी यानी लिखने का, क्यों कवि शेखर को लिखने का वो शौक था तो लेखनी पड़ी हुई थी, क्योंकि उस पर बैठता था तख्ते पे और बाजूट में वो रखता था पुस्तक और फिर लिखता था। तो एक लेखनी भी पड़ी थी। इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए पड़े थे, क्योंकि उस समय प्राचीन समय में भोजपत्रों से लिखा जाता था, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ। भोजपत्र जो एक पेड़ का पत्ता होता था, तो उस पर लिखते थे। पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे, भोजपत्र बोलते थे उसको, है ना। इतने बड़े पत्ते होते हैं। छाल नहीं, पत्ते होते हैं, है ना। जहाँ तक मुझे पता है पत्ते होते हैं मुझे। तो भोजपत्र जो होता है उसके बारे में हम यूट्यूब वगैरह में देखेंगे। भोजपत्र के छाल होती है, पत्ता होता है ना, जो लिखते हैं ना, तो देखेंगे। तो भोजपत्र इतने जो बिखरे पड़े हुए थे। एक तिपाई भी है, ये तिपाई सब जगह आ रही है कवियों में। एक तिपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पात्र का अर्थ पत्र, है ना।
पत्र रखे हुए हैं, पत्र जो लिखे हुए पन्ने हैं ना वो रखे हुए हैं। पीछे की ओर एक खिड़की है, बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए है और दायां बाहर से आने के लिए। एक तो बायां दरवाजा है जो अंदर जाने के लिए और दायां बाहर से आने के लिए, अर्थात दो दरवाजे हैं और उस गृह में एक खिड़की भी है। दीवारों में कई आले या ताक है जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं, दीपदान का अर्थ दीपक वगैरह रात को भी रखना हो तो दीपक जला लेते, दीपदान और कुछ अन्य वस्तुएं रखी हुई है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी कभी तख्त पर बैठकर कुछ लिखा जाता है। जान पड़ता है वे कविता बनाने में संलग्न है, मग्न है या डूबा हुआ है। ऐसे जैसे कभी तो तख्त से उठता है, कभी बैठता है और कभी कुछ गुनगुनाता है, तो ऐसा लगता है कि वो कविता बनाने में संलग्न है। तल्लीन मुद्रा में अर्थात उस कविता की मुद्रा में अर्थात आनंद में डूबा हुआ है, उस कविता में डूबा हुआ है। जो कुछ वे कहता है उसे लिखता भी है, अर्थात गुनगुनाता है उसको लिखता जाता है। शेखर उंगलियां तुरंत पसार खींचते नीले पट की छोर, दोबारा कहता है फिर लिखता है, अर्थात ये ऐसा कुछ कह रहा है लेखक कि उंगलियां तुरंत पसार, अर्थात उंगलियां आतुर है, वो लिखने के लिए तुरंत पसर रही है, फैल रही है। खींचते नीले पट की छोर, नीले पट जो नीली शाही है उससे वो कुछ लिखना चाहता है। टंका जिसमें जाने किसकी ओर स्वर्ण कर्ण ये लिख रहा है, गुनगुना रहा है। पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है, अर्थात डूबा हुआ है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश, अर्थात वो ऐसा कुछ गुनगुनाता लिख रहा है। किसका प्रवेश होता है उस कक्ष में? माधव का प्रवेश होता है। सांसारिकता का भाव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि उसको सांसारिकता का भाव भी है और जानकारी भी है, उसको चेहरे से स्पष्ट होता है। द्वार का अर्थ दरवाजा, द्वार के पास खड़ा होकर थोड़ी देर तक वे कवि की लीला देखता रहता है, अर्थात शेखर की लीला देखता रहता है। क्या कर रहा है, क्या गुनगुना रहा है, क्या लिख रहा है। उसके बाद माधव कहता है शेखर अभी सुना ही नहीं, क्योंकि वो तल्लीन है, डूबा हुआ है, सुना ही नहीं। एक पंक्ति लिखकर स्वर्ण गण प्रिय को रहा निहार लिख रहा है, कविता का जो पंक्तियां लिख रहा है। फिर माधव कहता शेखर चौंकर कौन, कहो माधव। उठकर माधव की ओर बढ़ता है। भाई इतना तल्लीन है तो सुन नहीं पाता, फिर दूसरी बार आवाज लगाता है तो चौंकर कहता कौन, माधव। तो उठकर माधव के पास जाता है या उसकी ओर बढ़ता। माधव क्या कर रहे हो शेखर? माधव क्या कह रहा है, क्या कर रहे हो शेखर? यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधे को पकड़कर तख्त पर बिठाता हुआ, यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा है। माधव तुमने भोर का तारा देखा है कभी? सुबह का कभी तारा देखा है? तो ये कह रहा है माधव मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों? देखा था तो क्यों पूछ रहे हो? शेखर बड़ी गंभीरता बोला, कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, अर्थात भोर का तारा सुबह एक ही तारा होता है क्योंकि वो देखता रहता है। कह रहा है देखो कैसा अकेला एकटक देखता रहता है, एकटक का अर्थ बिना पलक झपकाए देखता रहता है। जानते हो क्यों? नहीं जानते। तख्त के दूसरे भाग पर बैठा हुआ, अर्थात एक तख्त पर एक भाग पर वो बैठा था, दूसरे पर बैठा हुआ, उसको बताता है उसको। बात यह है कि एक बार रजनीबाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली। रजनी का तो रात्रि रूपी कन्या है, वो अपने प्रियतम प्रभात यानी सुबह, अर्थात प्रभात का जो सवेरा उससे मिलने चली। गहरे नीले कपड़े पहनकर, अर्थात आकाश से जो कपड़े होते हैं क्योंकि आकाश में नीला होता है, नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टंगे थे। जो ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। अर्थात जैसे ही वो लाज की आंधी आई, थोड़ा प्रकाश हुआ और अंधेरा चला गया, रजनी चली गई, अर्थात अंधेरा रात्रि चली गई। रुककर फिर क्या हुआ? माधव कुछ उद्योग के बाद, अर्थात कुछ ऐसा मनन करने के बाद प्रभात अकेला रह गया। बेचारा रजनी चली गई है ना, तो प्रभात तो अकेला ही रहा होगा। शेखर नहीं, उसने अपनी उंगलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर खींच लिया। उंगलियां पसार कर उसका जो नीला छोर है उसको पट का वस्त्र, तो उसके जो नीले वस्त्र है उसको खींच लिया, अर्थात सारे वो वस्त्र पहन गया। सुबह होता ना ऐसा, रात्रि अंधेरा चले गया लेकिन आसमान नीला रह गया। आसमान नीला रह गया।
क्योंकि अंधेरा तो जाता है और उसमें नीलिमा छा जाती है ना, जैसे वो बट वो नीला और रंग से लिया। हाँ शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां फंसाकर उसके नीले पट का छोर खींच लिया। जानते हो ये भोर का तारा है ना, उसी छोर में टका हुआ सोने का कण है, एक तक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों माधव, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके क्या? अर्थात माधव कह रहे हैं तुम्हारी कल्पना बहुत ऊंची है, क्या तुम लिख चुके हो? शेखर, अभी तो और लिखूंगा, अभी लिखा नहीं, अभी तो और लिखूंगा। बेटा ये था कि इतने में तुम आ गए था, लिखने के लिए बैठा ही था, इतने में क्या होगा, तुम आ गए। शेखर, अभी तो और लिखूंगा, बेटा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव हंसते हुए, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुककर, मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? अर्थात ये कह रहा है कि मैं आ गया तो ऐसा बुरा तो नहीं लगा, तुम्हारे जो विचार है वो सारे चले गए। तो कोई बीच में आ जाता, मान लो अपन कुछ सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि वो तुम अपने आप मुझे कोस तो नहीं रहे हो कि क्यों आ गया बीच में? अर्थात तुम अभी तो धरती पे ही हो, जैसे आकाश की कल्पना कर रहे हैं, अचानक मैं आ गया तो बीच में वापस, जैसे अपन कई बार सपने में होता है, कोई उठा देता है तो मजा गिरगिरा हो जाता है, तो ये बेचारा कल्पना कर रहा है और अचानक बीच में कोई आ जाता है, तो ये कह रहा है कि तुम मुझे कोस तो नहीं रहे हो। और अपन भी वही करते हैं, जैसे सपने में स्वप्न में रहते हैं, कोई आ जाता है तो कहते हैं सारा मजा खराब कर दिया, वरना थोड़ा और पूरा होने पूरा होने वाला था। शेखर बोले बच्चे, क्यों माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया था। तुम परियों की दुनिया में जी रहे थे, इतनी देर कल्पना में जी रहे थे, और मैं आया और तुम उससे निकलकर मानव की दुनिया में आ गए। तो तुम्हारे लिए इसलिए कोसते होंगे, या इसलिए गुस्सा करते होंगे, या इसलिए क्रोध आता होगा। शेखर सच्चेपन से, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दीख पड़ती है। शेखर कह रहा है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम में भी कविता दीख पड़ती है। माधव, मुझ में जोर से हंसकर तुम अखलेटियां करना जानते हो, अर्थात तुम तो केवल मजाक हंसी मजाक करना जानते हो। गंभीर होते हुए, शेखर, कविता तो कोमल हृदय की चीज है, मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी, हम लोगों के लिए तो दुनिया की ओर ही उलझने होते हैं। देखो ये कह रहा है माधव कि भाई कविता तो तुम जैसों के लिए है जिसका हृदय कोमल हो, और मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञ युद्ध प्रेमी उनके लिए तो अगर कविता को छुएंगे तो मुरझा जाएगी, हमारे लिए तो ये दुनिया उलझन है, बहुत ही उलझन है, और तुम जैसे प्रेमी है, कोमल हृदय है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। शेखर, माधव, तुमने कभी ये भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है? ताकि शेखर कह रहा है कि तुमने कभी सोचा है कि इन उलझनों, जो तुम उलझनों में उलझे हो, कभी युद्ध कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, इनसे बाहर निकलने का कभी सोचा है? बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है। माधव, और हम लोग करते हैं क्या? अर्थात हम क्या करते हैं? हमारा काम है, सैनिक है तो युद्ध करेंगे, रात दिन मनुष्यों की नई नई उलझनें सुलझाने का यही तो उद्योग है, यही तो धंधा है। शेखर, यही तो नहीं, तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी साजिदगी के साथ अमीरी गरीबी युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्यों को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते, कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर तुम उन्हें पागल। ये कह रहा है कि तुम राजनीतिज्ञ मंत्री बड़ी साजिदगी के साथ अमीरों गरीबों के जो युद्ध होते हैं उस समस्याओं का हल करने का अभिनय करते हो, पर उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते हो, उनको उलझनों से बाहर कभी नहीं लाते। और हम कभी है तो कभी प्रयास करते हैं नाटक के माध्यम से, एकांक के माध्यम से, पर तुम क्या करते हो? तुम हमें पागल समझते हो। क्या समझते हो? पागल समझते हो। हम कविता के माध्यम से, जो नाटक के माध्यम से, एकांक के माध्यम से इन युद्धों से बाहर लाने का उनका समाधान ढूंढते हैं, और तुम तो इतने युद्ध के बारे में जानते हो फिर भी उसका समाधान नहीं करते हो। माधव, कभी अवहेलनापूर्वक, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, अवहेलनापूर्वक तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो, तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है। अर्थात देखो ये कितनी अच्छी बात कही कि तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हो, तुम केवल भूलने का प्रयास करते हो, और तुम जो सपने देखते हो, जीवन का सौंदर्य देखते हो, सुंदरता देखते हो, और हम कर्तव्य को देखते हैं। हम सोते जागते किसको देखते हैं?
करते वक्त कर्तव्य के लिए मर मिटने को देखते हैं। कौन कह रहा है ये? माधव। शेखर भावुकता से थोड़ा भावुक हो जाता है, भावुकता से मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य को जान पड़ता है। जो सौंदर्य जो सुंदरता वही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहां सौंदर्य दीप पड़ता है वहां कवि दीप पड़ता है। शेखर कह रहा मुझे जहां सौंदर्य दीपता वहीं मुझे कविता दीप पड़ती है, वहीं जीवन दीप पड़ता है। स्वर बदलकर माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? ये कह रहा कि माधव, तुमने उस सम्राट के भवन के पास में जो एक पथ पर राजपथ का राजमार्ग, जो राजा का जो मार्ग होता है राजमार्ग पर, तुमने उस भिखमंगी को देखा है, भीख मांगने वाले को? माधव मुस्कुराहट बोलते हुए हाँ। माधव क्या कह रहा है? हाँ देखा है। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते हो क्यों? ये कह रहा है मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते हो क्यों? माधव, क्यों? कुछ सोचने के बाद दया सज्जन से भूषण, अर्थात ये माधव कह रहा है कि हाँ मुझे पता है क्यों, क्योंकि दया वो सज्जन का आभूषण है। दया सज्जन से भूषण, अर्थात दया सज्जन का आभूषण है। अर्थात जो दयावान व्यक्ति होता है वही सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है वही दयावान होता है, और वही उसका आभूषण होता है, वही उसका गहना होता है। फिर शेखर, दया हूँ ठहर कर, मैं तो इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यक्ता झलक पड़ती है। अर्थात वो एक कविता ऐसे लग रहा है कि मैं उसमें कभी कविता लिख सकता हूँ, और उसमें एक व्यथा, एक पीड़ा है, एक दुख है, दीप पड़ती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में डाला हो। ये कह रहा है कि जैसे उसकी आंखें गड्ढे जैसी, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति होता है या गरीब व्यक्ति होता है, खाने पीने में आंखें अंदर घुस जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है चेहरे पे, और झुकी हुई कमर। तो ये कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक ढांचे में सांचा गया, या सांचे में उसको डाला गया है, ढांचे के रूप में बनाया गया है। माधव, इस भाषण में उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। अर्थात माधव सोच रहा है कि मैं इसमें तो ये इतना अच्छा मनोरंजन, खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए थोड़ा शरारत की दृष्टि से देखने लगा। शेखर, टाट में रेशम का पेबंद क्यों लगाते हो? अर्थात टाट का अर्थ हाँ, जो कपड़े होते हैं ना, वो जाड़े जाड़े कपड़े होते हैं, पेबंद का अर्थ कमर जो कमर बैंड होता है ना, हाँ, तो जो इसमें टाट में कमरबंद क्यों लगाते हो, रेशम का पेबंद क्यों लगाते हो? क्योंकि ये जो कपड़ा होता है वहां लगाते हैं, पहले बड़ा बड़ा कपड़ा पहनते हैं, हाँ, तो क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए। मतलब माधव कह रहा है कि भाई ऐसी कविता है तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए। इस भिखारी में क्या हाँ, इस भिखारी को मैं क्या है? शेखर सरल भाव से, किस देवी की? माधव अर्थपूर्ण स्वर में, ये तो उसके पुजारी से पूछो। अब जो देवी जो मंदिर में है उसके पुजारी से पूछो किस देवी से। शेखर, मैं तो नहीं जानता किस पुजारी को, अर्थात मैं किसी पुजारी को नहीं जानता। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर झपटा सा, पागल, गंभीर होकर बैठते हुए, शेखर सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? ये पूछ रहा है भाई, वही तुम्हारी देवी है, उसी के बारे में लिखो। तो ये कह रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो, किससे? छाया से। शेखर मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? अर्थात कितनी बार पूछोगे? बार बार तो यही पूछते हो। माधव, बहुत प्यार करते हो? शेखर, माधव, जीवन में मेरी दो ही साधनाएं हैं। शेखर क्या कह रहा है? जीवन में मेरी दो ही साधनाएं, तक से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ, छाया का प्यार और कविता। अर्थात मेरे जीवन में दो ही साधनाएं हैं, दो मुझे प्रिय है, एक तो कविता लिखना और एक कौन प्रिय है मेरे? एक तो छाया और एक कविता। खिड़की के सारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता। देखो ये मंचन होता तो वगैरह होता है, दर्शक होते हैं। माधव, वो छाया? शेखर, वही गहरा स्वर, हम दोनों नदी के दो किनारे हैं। छाया और मैं दोनों क्या है? नदी के दो किनारे हैं, जो एक दूसरे को की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते हैं। कितनी अच्छी बात है। नदी का किनारे होते हैं, वो कभी मिल नहीं पाते हैं। वो इधर मुड़ सकते हैं, उधर मुड़ सकते हैं, पर कभी मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि मिलेंगे कैसे?
मिलेंगे तो बस नदी हाँ, मिलेंगे नहीं तो ये कह रहे हैं मिलेंगे तो फिर वो प्यार ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम प्यार तो बहुत करते हैं पर हम दोनों नदी के उस किनारे के समान है जो मुड़ सकते हैं पर मिल नहीं सकते हैं। कौन कह रहा है? शेखर। माधव उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है, अर्थात सूखेगी तो मिल सकता है, क्योंकि पानी रहेगा तब तक मिलेगा नहीं, तो नदी सूख भी तो सकती है। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त ने किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है, मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है। अर्थात उनका जो छाया का जो भाई है वो बहुत ही क्रूर है, वो इन दोनों को कभी मिलने ही नहीं देता है क्योंकि वो इनका शत्रु है। तो ये कह रहा है कि ये संभव ही नहीं है क्योंकि वो कभी सूखता ही नहीं, कभी मरेगा ही नहीं, तो फिर कैसे हम दोनों मिलेंगे? अर्थात नदी के दो छोर कैसे मिलेंगे? माधव, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो, देवदत्त एक मंत्री है, भला एक मंत्री की बहन एक मामूली कवि से क्या संबंध? अर्थात स्कंदगुप्त का मंत्री है और मंत्री की बहन एक छोटे से कवि से, मामूली कवि से कभी शादी करेगी, कभी प्रेम करेगी? ये संभव नहीं, इसलिए हम दोनों कभी मिल ही नहीं सकते क्योंकि पता चलेगा तो वो कभी मिलने नहीं देगा। माधव, मामूली कवि, शेखर तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर, और क्या समझूं? राजकवि, मामूली कवि हूँ, राज्य में मुझे कोई आश्रय मिला नहीं तो मैं मामूली कवि हूँ। माधव, सुनो शेखर, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। शेखर, समाचार? माधव, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। शेखर, इसमें तो कोई नई बात नहीं, राजभवन तो रोज ही जाते हो। हाँ, तुम्हारा तो काम यही है। माधव, नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था, गाने हुए, गाते है ना, गाना गाते हुए दावत हुई। दावत का अर्थ पार्टी, दावत का अर्थ है पार्टी। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए, पसंद हो गए, पसंद हो गए। शेखर, उत्काकर, थोड़ा है ना सही होकर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? अर्थात ये वो मोहित हो गया, नृत्य किया उसने सुना, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? शेखर, माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा। अर्थात वो नृत्य की ना, तो कहा कि भाई इतना सुंदर नृत्य, तो गीत कितना सुंदर, लिखने वाला कितना सुंदर है, तो हाँ, लिखने वाले का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम शेखर। अर्थात उस गीत को लिखने वाले का नाम क्या था? शेखर। शेखर चौंक गए, क्या? माधव, अभी तो सुनो, अभी तो मैंने थोड़ा ही कहा। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको ये गाना पसंद है तो उसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अर्थात आपको ये गाना पसंद है तो उसको जो गाना लिखा उसके जो कवि को कहाँ बुलाइए? दरबार में बुलाइए। अब कल से ही वे कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। अर्थात ये कवि अब कहाँ जाएगा? महाराजाधिराज, महाराजाओं के महाराजा अर्थात स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। शेखर क्या कह रहा है? मैं आज इतना ही पढ़ेंगे, उससे जो अगला पार्ट है वो कल पढ़ेंगे।